नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि तहसीलदार, जेल खाना और खून पसीना शब्द है। देखिए यहाँ पे जो 3 शब्द दिए हैं, तहसीलदार, जेल खाना और खून पसीना, ये किस प्रकार के शब्द है? तो ये आपके संकर शब्द है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। अब आप बोलेंगे कि जो संकर शब्द है वो क्या होते हैं? तो संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भिन्न स्रोतों से आकर नए शब्दों का क्या है, नए शब्द जो बनता है जिसका, तो उसको क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। मतलब कि एक शब्द मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तहसीलदार। तो तहसीलदार भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। उसी प्रकार आपने तहसीलदार के साथ आपने सुना होगा छायादार। अब छाया प्लस दार, मतलब कि जो छाया शब्द है वो आपका संस्कृत भाषा का, और ये जो दार शब्द है वो किस भाषा का है? ये आपका फारसी भाषा का है। तो जो शब्द दो भिन्न स्रोतों से, एक संस्कृत से आया है, एक आपका फारसी से आया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं साथियों? संकर। संकर शब्द बोलते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो संकर शब्द आपको याद रखना है। उसी प्रकार साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपके तद्भव शब्द कौन से होते हैं और आपके तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तो तत्सम शब्द होते हैं, मतलब कि जो शब्द हिंदी भाषा में जो है वो संस्कृत से सीधे आए और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि वो शब्द संस्कृत का है लेकिन वो हिंदी में आ गया, लेकिन प्रयोग उसका अभी भी वैसे ही। जैसे कि आपका अग्नि, सीधा क्वेश्चन आता है अग्नि कैसा शब्द है? तो संस्कृत में भी अग्नि बोलते थे और हिंदी में आज की डेट में भी अग्नि बोलते। वायु, संस्कृत में भी वायु बोलते हैं, आज की डेट में भी इसको वायु बोला जाता है। माता है, पिता है, प्रकाश है, पत्र आपने सुना ही होगा, ये भी कैसा शब्द है? ये सारे के सारे तत्सम शब्द है। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है, आपका सूर्य है, सूर्य भी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। लेकिन तद्भव क्या होता है सर? तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं, मतलब कि उसका जो अर्थ होता है वो होता है कि हिंदी के अनेक ऐसे शब्द जो कि कहाँ से निकले? संस्कृत से निकले हैं, लेकिन अब वो हिंदी में आ चुके हैं। जैसे कि आपका उज्ज्वल, उज्ज्वल है आपका। बहुत सारे जो है वो कैसे शब्द है, मतलब कि ये सारे आपको याद रखने हैं। आपका हिंदी में उजला बना है, कपूर है, आपका सांझ है, हाथ है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं कि तद्भव शब्द सर कौन कौन से होते हैं, आपके जो तत्सम शब्द है वो कौन कौन से होते हैं। तो तद्भव आपको याद रखना है। जैसे कि आपका आँख, आँख कैसा शब्द है? आँख एक तद्भव शब्द है। ये संस्कृत में इसको आँख को अक्षी बोलते थे, लेकिन तत्सम का तद्भव में जब ये बदला तो इसका क्या बन गया? आँख बन गया। साथियों, अगर आप भी एचपी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कल से हमारा बैच एचपी पटवारी के लिए शुरू हो रहा है। और अगर आप भी हमारे बैच के, हमारा सिर्फ एक ही बैच बैठता है, ये नहीं कि बैच नंबर 1, 3, 4, 7, 8, नहीं भाई, हमारा एक ही बैच पेपर तक चलेगा और पेपर के अंतिम दिन तक हमारा बैच चलने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में जुड़ सकते हैं। 5 टीचर आपको पढ़ाने वाले होंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, बेहतरीन तरीके से साथियों आपको क्लास मिलने वाली है। ऐसे क्वेश्चन भी कुछ पटवारी परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाला है कि आगामी भावी, ये आगामी भावी का जो अर्थ है आगे आने वाला, यह शब्द कालबोधक है, किंतु भावी का आशय क्या है यहाँ पे? तो भावी का आशय है जो भविष्य में होने वाला होगा। देखो, आगामी का अर्थ तो इन्होंने बता दिया कि आगामी का जो मतलब होता है वो आगे आने वाला होता है, लेकिन भावी का मतलब क्या होता है? ये ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए रिपीट भी हो सकता है। तो भावी का जो अर्थ है, भावी का जो आशय है कि भविष्य में जो होने वाली किसी घटना से है, तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो भविष्य में होने वाले को क्या बोलेंगे? भावी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी पढ़ने पड़ेंगे और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कि परीक्षाओं में मुश्किल पैदा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है विपरार्थक शब्द बताना है, और किसका बताना है सर? सुलभ का बताना है। तो सुलभ की बात करें तो सुलभ शब्द का जो अर्थ है जो आसानी से प्राप्त हो सकता है, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है? तो इसका उल्टा हो सकता है दुर्लभ। दुर्लभ वो चीज़ होती है जिसका अर्थ होता है जो कि कठिनाई से हमको प्राप्त होती है, उसको दुर्लभ बोलते हैं। और सुलभ का जो अर्थ साथियों होता है, सुलभ का उल्टा बताना था। विपरार्थक का मतलब होता है आपका विलोम शब्द, जिसको आप अंग्रेजी में एंटोनियम भी बोलते हैं। तो जो आपका सुलभ शब्द है, इसका जो उल्टा है वो आपका दुर्लभ है। इस बात को मेरे साथ ही आपने बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथीगण, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे बहुत सारे विलोम शब्द पूछ सकता है। जैसे कि आपका एक बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था
कि उपकार का विलोम शब्द क्या हो सकता है। तो उपकार का विलोम क्या होगा साथियों, तो उपकार का विलोम होगा अपकार। उपकार का जो विलोम होगा वो क्या होगा, अपकार होगा। इन सभी को आपने 10 विलोम शब्द मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपका आगामी का विलोम क्या होगा, तो आगामी जो शब्द है इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा विगत। तो आगामी का क्या है आपका विगत होगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद रखना है। एक पूछा जाता है आपका उपसर्ग का उल्टा क्या होता है। तो उपसर्ग का जो विलोम होता है वो होता है प्रत्यय। ये बहुत बेसिक था लेकिन फिर भी बच्चों ने इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। उसी प्रकार एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सर चर का विलोम क्या होगा, तो चर का विलोम होगा अचर। चर का क्या होगा साथियों, चर का जो विलोम शब्द होता है वो अचर होता है। उसी प्रकार एक बार परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप ये बताइए कि जो गरीब का जो विलोम क्या होता है। अब इतना आसान क्वेश्चन दे दिया तो कौन गलत करेगा, तो गरीब का विलोम होगा आपका अमीर। ये तो गलत करना ही नहीं है। उसी प्रकार आपका एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है अथः। अथः का विलोम है इति, ठीक है। और एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका एक शब्द है, वो शब्द है अग्रज। अग्रज का विलोम क्या हो सकता है, तो अगर बात करें अग्रज की तो अग्रज का जो विलोम हो सकता है वो अनुज हो सकता है। और एक बार पूछा गया था कि अनाथ का क्या हो सकता है, तो अगर बात करें आपकी अनाथ की तो सर अनाथ का जो विलोम होता है वो आपका सनाथ होता है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछेगा। अस्त का क्या होता है, उदय होता है। आपका अवर का प्रवर होता है। ये सारे आपको याद रखना। अग्नि का जल होता है। अति का अल्प होता है। तो ये सारी की सारे आपको डिटेल से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पसीने से उत्पन्न जीव जो है वो किसे कहा जाता है। तो पसीने से जो उत्पन्न जीव होता है उसे स्वदेज कहा जाता है। अब आप बोलेंगे कि आपका स्वेदज क्या है सर। अगर स्वेदज की बात करें तो स्वेदज जो है वो आपका एक संस्कृत भाषा का, कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है किस भाषा का शब्द है, तो स्वेदज एक संस्कृत भाषा का अर्थ है। स्वेदज में अगर हम इसको तोड़े तो स्वेद प्लस, तो स्वेद का अर्थ क्या होता है, पहले स्वेद का मतलब, तो स्वेद का अर्थ होता है साथियों पसीना, ठीक है। क्या होता है, पसीना होता है। और जौ का जो अर्थ यहाँ पे है वो है जन्म। तो पसीने से उत्पन्न जीव, या मतलब कि इसका अर्थ होगा कि पसीने से उत्पन्न जो जीव होगा उसी को क्या बोलेंगे, आपका स्वेदज बोलेंगे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पसीने से उत्पन्न जो जीव होगा उसको स्वेदज कहा जाएगा। और स्वेदज किस भाषा का शब्द है सर, संस्कृत भाषा का शब्द है। और स्वेदज का मतलब होता है पसीने से उत्पन्न जीव। ऐसे क्वेश्चन देखो परीक्षाओं में एग्जामिनर जरूर पूछता है। अब अगर एक ही परीक्षा में 2 विलोम शब्द पूछ लिए जाएं तो फिर दिक्कत कहाँ आने वाली है। बोला था कि नूतन का विपरीत क्या है, नूतन का विलोम शब्द क्या है। अगर बात करें नूतन की तो नूतन का जो विलोम है साथियों वो आपका है पुरातन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नूतन का जो विलोम है वो क्या है आपका पुरातन है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से मेरे भाई बहन याद रखना है कि नूतन का जो विलोम है वो आपका पुरातन है। मतलब कि जो आपका नूतन होता है, नूतन होता है नया, और पुरातन का जो मतलब होता है बहुत पुराना या प्राचीन होता है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्राचीन शब्द है इसका विलोम क्या होता है, तो प्राचीन का विलोम होता है अवारचीन। क्या होता है, अवारचीन। और अगर बात करें आपका अवारचीन के विलोम की तो अवारचीन का विलोम होता है प्राचीन। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम है ना। और पुराना का अर्थ यहाँ पे प्राचीन या पुरातन होता है। लेकिन नूतन का क्या होता है आपका, ये बात आपको याद रखनी है। नूतन हो गया भाई आपका नया, और आपका पुरातन हो गया इसका उल्टा पुराना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि दुर्बल का विलोम क्या होता है। तो दुर्बल का होता है सबल। दुर्बल का क्या होगा, दुर्बल का विलोम सबल होगा। देखो यहाँ पे ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एचपी पटवारी परीक्षा के लिए ये सीरीज जो है आपको नंबर दिलाने वाली है। जब तक पेपर होगा तब तक बहुत सारी ऐसी वीडियोज आने वाली है। मैं वीडियोज बनाने में रुकता नहीं हूँ। महादेव का आशीर्वाद रहना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में ना, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है किसी भी बच्चे को, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे, अगर आप भी भोलेनाथ को मानते हैं। साथियों एक बार पूछा गया था पेपर में कि नर का विलोम क्या होगा। अब नर का होगा क्या, नारी। ये तो बहुत ही आसान था सर, लेकिन जब एग्जाम में बंदा बैठता है तो पता नहीं चलता। सर दयालु का क्या होता है, एक बंदा दयालु है, एक बंदा क्या है, निर्दय है। तो ये भी बिल्कुल सही है। नरक का स्वर्ग हो सकता है, निडर का कायर हो सकता है। जो निरक्षर होगा वो आपका साक्षर होगा।
ठीक है। आपका नास्तिक का क्या होगा, आस्तिक होगा, ठीक है। नेकी का बद्दी होगा। ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। धीर का अधीर होगा, है ना। तो ये सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। जी अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि सर झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। तो अगर बात करें झगड़ालू की, तो झगड़ालू में जो पहले तो पता होना चाहिए कि प्रत्यय क्या होता है, लेकिन पहले उससे पहले जानते हैं कि झगड़ालू जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। तो झगड़ालू शब्द में आपका आलू प्रत्यय है। ये बात तो सर बिल्कुल समझ गए। तो प्रत्यय क्या होता है, तो जो शब्द का अर्थ जो पीछे चलना, मतलब कि शब्द के पीछे जो चलता है उसी को क्या बोलते हैं, मतलब कि साथ में पर बाद में, उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। मतलब कि वो शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या है, परिवर्तन ला देते हैं, तो उसी को प्रत्यय बोलते हैं साथियों। तो सबसे पहले बात करेंगे आलू की। तो आलू में जैसे आपका झगड़ालू, ठीक है, क्या हो गया आपका आलू में जैसे आपका साथियों झगड़ालू है। तो झगड़ालू जो शब्द है यहाँ पर आपको डिटेल से याद रखना है कि जो झगड़ालू शब्द है यहाँ पर आप डिटेल से साथियों याद रखें कि जो आपका झगड़ालू शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, आलू प्रत्यय है। अब एक शब्द और पेपर में एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि लजालू शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो लजालू में भी आपका कौन सा है, आलू ही है। और आलू प्रत्यय, प्रत्यय भी यहाँ पे दो प्रकार के, एक होते हैं आपका कृत प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आलू किस प्रकार का प्रत्यय है, तो आलू एक तदित प्रत्यय है। इस बात को आपने इंपॉर्टेंट तरीके से डिटेल से याद रखना है। मतलब कि ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि आपका भूखा, भूखा में कौन सा प्रत्यय हो सकता है, तो भूखा, आ की डंडा आ रहा ना पीछे, तो इसमें हो गया आपका आ प्रत्यय। प्यासा हो गया, प्यारा हो गया, कड़वा है, बबुआ है, बिटिया है, मुठिया है, तो इन सभी में क्या आ रही है, तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। बबुआ, बिटिया, है ना, ये सारी बातें आपको याद रखना है। इसमें कौन सा आ प्रत्यय है आपने याद रखना है साथियों। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आई, आई प्रत्यय। जैसे कि आपका अच्छाई, तो अच्छाई में कौन सा प्रत्यय होगा, तो अच्छाई में आपका आई प्रत्यय होगा। खटाई, खटाई में भी आई प्रत्यय आ रहा है पीछे। मिठाई है, ललाई है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। एक बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप ये बताइए कि साथियों एक शब्द है घराऊ, घराऊ में कौन सा प्रत्यय, बोले भैया हमको नहीं पता है घराऊ में कौन सा है, तो घराऊ में क्या है, आ रहा है ना पीछे, आ की मात्रा है ना, तो आओ, घराऊ में क्या है, आओ। तो ये सारे आपको डिटेल से याद रखने हैं, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एक बार पूछा गया था कि जो आपका जो घुमक्कड़ है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो घुमक्कड़ में आपका अक्कड़ प्रत्यय है। भुलक्कड़ है, घुमक्कड़ है, इन सब में कौन सा है आपका अक्कड़ प्रत्यय है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जिगीषा गाती है में क्रिया है। देखिए जो जिगीषा है वो गाती है, इसमें कौन सी क्रिया है साथियों। तो अगर जिगीषा की बात करें और जिगीषा यहाँ पे गाती है, तो यहाँ पे जो आपकी जो क्रिया है वो आपकी कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। मतलब यहाँ सीधा बोल रहा है, एक जिगीषा है और वो गाती है। जिगीषा क्या गा रही है, जिगीषा फल खाती है, तो तब यहाँ पे हो सकता था सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है सर, ये बता दीजिए। तो अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जहाँ पर कर्म नहीं होता, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसका फल जो है सीधा कर्ता पे पड़ता है। तो जिगीषा पे पड़ रहा है, जिगीषा गा रही है, तो फर्क किस पे पड़ रहा है, जिगीषा पे पड़ रहा है। तो जिगीषा आपका गाती है। कल के लिए क्वेश्चन आएगा जिगीषा रोती है, अब कौन रो रहा है, जिगीषा रो रही है, तो यहाँ पर भी क्या है, आपका कर्म नहीं है, खाली रो रही है ना। अब जैसे आपका सकर्मक क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिस जहाँ पर क्या हो, कर्म की संभावना होती है, जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, मतलब कि कार्य पर पड़ता हो। जैसे कि आपका राम फल खाता है, तो फर्क किस पे पड़ रहा है, खाना क्रिया के साथ फल एक क्या है, कर्म है। उसी प्रकार आपका सीता गीत गाती है, तो गाना क्रिया के साथ गीत क्या है, कर्म है, तो गीत पे फर्क पड़ रहा है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका सर प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जो अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है ना। तो जैसे आना लाना, मतलब कि वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो ये जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है साथियों, जैसे कि आपका सुलाना है ना, इसमें आपका सुलवाना है, खिलाना है, खिलवाना है, तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है कि जिगीषा गाती है, इसमें कौन सी क्रिया होगी, तो इसमें आपकी होगी मेरे साथी अकर्मक क्रिया।
अगला क्वेश्चन है, यदि निशा आई होती तो मैं अवश्य चलता, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? तो इस वाक्य में भूतकाल है आपका हेतु हेतु मदभूत। मतलब कि हेतु हेतु मदभूत का मतलब है, देखो पटवारी के पेपर में 530 पोस्टें हैं और कम से कम बंदा 2.5 लाख से 3 लाख फॉर्म भरने वाला है, तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो यूट्यूब पे अपने चैनल पे अच्छा ही पढ़ाने वाला हूँ। देखो भाई, मेरे को क्वालिटी क्वेश्चन लाने हैं, आप सपोर्ट करेंगे बहुत अच्छी बात है, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर अच्छा कंटेंट पढ़ना है तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। तो हेतु हेतु मदभूत का मतलब क्या होता है? मतलब कि यह वाक्य जो हेतु हेतु मदभूत काल का एक ऐसा उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या है, हेतु हेतु मदभूत का मतलब होता है कि क्रिया का होना या ना होना, मतलब कि दूसरी क्रिया के होने पर क्या है, निर्भर करता है। मतलब कि दोनों क्रियाएं भूतकाल में है। यदि निशा आई होती तो क्या है, मैं अवश्य चलता, मतलब कि परिणाम भी साथ में बोल रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेतु हेतु मदभूत काल। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। मतलब कि जिस भी काल में आपको ऐसा लगेगा कि एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है, तो वो दोनों क्रिया क्या है, भूतकाल में आती है। तो भैया, तो वो कौन सी आपकी, तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष में एकाएक होने लगी, वर्षा एकाएक होने लगी, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण? अब आपको एकाएक बताना है। तो एकाएक शब्द जो यहाँ पे दिया गया है उसको किस प्रकार से यहाँ पे प्रयोग किया गया है? तो यह एक प्रकार का साथियों रीतिवाचक शब्द है। अब एकाएक वर्षा होने लगी, तो यहाँ पर एकाएक होने की जो घटना है, क्योंकि जो एकाएक जो बता रहा है ना यहाँ पे, वो बता रहा है कि अचानक, ना को ये क्या है, घटना कैसे हुई, अचानक हुई, ना कि इसमें क्या आएगा, अगर तो अचानक होती तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्थानवाचक तो नहीं आ सकता भाई, ना यहाँ पे कालवाचक आ सकता है ना, क्योंकि नौ की ये बोला है कि कब हुई, अब एकाएक हुई, तो एकाएक घटना की मतलब कि एकाएक हुई भाई बारिश, इनको नहीं पता है, ठीक है। तो रीतिवाचक यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। मतलब कि रीतिवाचक का मतलब है कि ये घटना जो हुई वो अचानक हुई भाई। अब हमको नहीं पता है बारिश कैसे हुई, कब हुई, अगर तो किस स्थान पर हुई। परिमाण भी यहाँ पे नहीं आएगा, स्थानवाचक भी कालवाचक भी नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे बताए नहीं इस शब्द में। तो एकाएक मतलब रीतिवाचक यहाँ पे होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो एक शिक्षक होता है उसका वाचन कैसा होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षाओं में। तो जो एक शिक्षक होगा उसका वाचन हमेशा आदर्श, देखो एक मोटिवेट ही करेगा बच्चों को, आदर्श ही देगा ना भाई बच्चों को। तो जो शिक्षक का वाचन होता है वो आपका आदर्श वाचन होता है। इस बात को आपने डिटेल से इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। यहाँ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो कि हिमाचल प्रदेश की किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो हिंदी तो मैं वो भी पढ़ा सकता हूँ, नॉर्मल हिंदी भी आएगी, अच्छी भी आएगी, लेकिन यहाँ पे बेहतरीन चीज़ें जो है यहाँ पे कवर करनी है। और ठीक रात 9 बजे मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, वो और इम्पॉर्टेंट क्लास पटवारी के बच्चों के लिए भी रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवाद प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अगर बात करें अनुवाद प्रक्रिया की, तो अनुवाद प्रक्रिया में आपका भाषा ज्ञान शामिल हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है सर। विषय ज्ञान भी होगा अनुवाद की प्रक्रिया में, क्या है आपका भाषा ज्ञान भी होगा, आपका साथ में बात करें विषय ज्ञान भी होगा और शैली निर्धारण। ये तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे, इन तीनों चीज़ों की जो अनुवाद की जो प्रक्रिया होती है उसमें आवश्यकता होती है। लेकिन भाई जो आपका वाचन है ना, वाचन मतलब अनुवाद प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि अनुवाद तो लिखित रूप में या मन में भी किया जा सकता है। तो भाई वाचन यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक नई जोश नई उम्मीद के साथ। हर हर महादेव।